नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति पर लिखे गए एक बहुत ही कह सकते हैं प्रोवोकेटिव लेख के दावों को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा लेख है जो सत्ता के पूरे ढांचे पर ही सवालिया निशान लगा देता है। तो ये जो कोट है ये सीधे सीधे उसी लेख से उठाया गया है और देखिए शुरुआत में ही ये इसके अग्रेसिव और क्रिटिकल टोन को बिल्कुल साफ कर देता है। मतलब इसे पढ़ के ही हमें अंदाजा लग जाता है कि आगे किस तरह की बातें सामने आने वाली हैं। अच्छा, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मकसद इन दावों का बस एक न्यूट्रल एनालिसिस करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सही है या गलत, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आखिर उस लेख में कहा क्या गया है। तो इस पूरे विश्लेषण को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले केंद्रीय आरोप क्या है, फिर मतपत्र के लिए लड़ाई यानी इलेक्शंस की बात, उसके बाद सत्ता के गलियारों में अपराध, फिर देखेंगे घोटालों की एक पूरी लिस्ट और आखिर में लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये इस लेख का सबसे बुनियादी, सबसे सेंट्रल क्लेम है। दावा ये है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये सेवा के लिए बना ही नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए बना है। तो यहाँ पर लेख का जो कोर आर्ग्यूमेंट है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। मतलब किसी एक पार्टी का नाम लिए बिना ये कुछ ऐसे मूल सिद्धांत बताता है जिन पर आगे के सारे आरोप टिके हुए हैं। ये एक तरह से पूरी बहस की नींव है। तो अब जब ये बुनियाद समझ में आ गई है तो चलिए देखते हैं कि लेख अपने तर्कों को आगे कैसे बढ़ाता है। यहाँ से बात सीधे मुड़ती है चुनावी प्रक्रिया और उससे जुड़े आरोपों की तरफ। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेख के मुताबिक चुनाव असल में जीते कैसे जाते हैं? क्या उनमें कोई हेरफेर होता है? और यही सवाल है जो अगले कुछ दावों की जमीन तैयार करता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। लेख किसी एक पार्टी पर निशाना नहीं साध रहा है, बल्कि वो अलग अलग पार्टियों पर अलग अलग तरह के आरोप लगाता है और ऐसा करके वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये प्रॉब्लम किसी एक की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की है, एक सिस्टेमिक इशू। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर लिख का खास जोर है। इसे एक ऐसी प्रणाली के तौर पर बताया गया है जो बड़ी बड़ी कंपनियों को, पॉलिटिकल पार्टीज को गुमनाम तरीके से मतलब एनोनिमसली चंदा देने की सुविधा देती है और आरोप ये है कि ये सब एहसानों के बदले में होता है। ये पॉइंट लेख के तर्क का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और अपने इस आरोप को और वजन देने के लिए लेख एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने रखता है, 13 अरब रुपए। दावा ये किया गया है कि ये वो रकम है जो सीबीआई जांच का सामना कर रही कंपनियों ने कथित तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए एक खास पार्टी को दी थी। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात तो हो गई, पर इसके अलावा भी लेख पूरे पॉलिटिकल क्लास पर एक और बड़ा आरोप लगाता है। वो ये कि वोट सीधे सीधे खरीदे जाते हैं कैश, ड्रग्स और शराब का इस्तेमाल करके। और जाहिर है ये आरोप चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो चुनाव कैसे जीते जाते हैं, इस पर लेख के दावों को तो हमने देख लिया, पर अब सवाल आता है कि कौन ये चुनाव जीत रहा है। और बस यहीं से कहानी राजनीति में अपराध के एंगल की तरफ मुड़ जाती है। और अपने दावों के समर्थन में लेख ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट का हवाला देता है और उसी रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा सामने आता है जो राजनीति में अपराध की मौजूदगी की तरफ एक सीधा सीधा इशारा करता है। और ये जो टेबल है ये एक बार फिर वही बात दिखाती है कि लेख अपने अपराध के आरोपों को किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि ये दावा अलग अलग पार्टियों पर फैला हुआ है, जो फिर से इसकी सिस्टेमिक क्रिटिसिज्म वाली बात पर जोर देता है। तो चलिए अब आते हैं उन बड़े बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स पर, उन घोटालों पर जिनका जिक्र इस लेख में किया गया है। ये हिस्सा सीधे तौर पर सत्ता के कथित दुरुपयोग के कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स पर फोकस करता है। यहाँ पे लेख एक दिलचस्प तरीका अपनाता है। वो 2 मुख्य पॉलिटिकल अलायंसेस के खिलाफ लगे बड़े बड़े आरोपों को एक साथ रखता है आमने सामने, और ऐसा करके वो अपने इस दावे को और मजबूत करने की कोशिश करता है कि देखिए, भ्रष्टाचार किसी एक पार्टी या गठबंधन तक सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़ी फैली हुई समस्या है। अब इन घोटालों का स्केल कितना बड़ा था ये बताने के लिए लेख कुछ बहुत बड़े आंकड़े सामने रखता है।
पहला आंकड़ा है 1,76,000 करोड़ रुपए। ये कांग्रेस लेड एरा के दौरान हुए एक बड़े घोटाले से जुड़ा कथित नुकसान है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। लेख एक और बड़ा आंकड़ा पेश करता है, 1,86,000 करोड़ रुपए। ये भी उसी दौर के एक और घोटाले से जुड़ा है। मतलब इन आंकड़ों का इस्तेमाल आरोपों के स्केल को, उनकी भयावहता को दिखाने के लिए किया गया है। और देखिए, बात सिर्फ पुरानी या बड़ी पार्टियों की नहीं है। ये जो आंकड़ा है 2,000 करोड़ रुपए का, ये इस बात पर जोर देता है कि लेख के आरोप नई पॉलिटिकल पार्टीज तक भी जाते हैं। इन बड़े घोटालों के अलावा भी लेख में और भी कई स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये अलग अलग रीजनल और नेशनल पार्टीज से जुड़े हैं। ये लिस्ट एक बार फिर इसके आरोपों के दायरे को, उनकी चौड़ाई को दिखाती है। तो इन सभी आरोपों और उदाहरणों को सामने रखने के बाद अब लेख अपने फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इन सभी कथित मुद्दों के जो नतीजे हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उन पर लेख का अंतिम नजरिया क्या है। ये जो टाइमलाइन है, ये लेख के इस सिद्धांत को दिखाती है कि कैसे अन्ना हजारे आंदोलन जैसा एक इतना बड़ा जन आंदोलन भी पॉलिटिकल सिस्टम के फंडामेंटल नेचर को, उसकी मौलिक प्रकृति को बदलने में नाकाम रहा। ये एक तरह से एक पतन की एक निराशावादी कहानी पेश करता है। और यहीं पर हम लेख की अंतिम चेतावनी तक पहुंचते हैं। ये जनता के लिए एक बहुत ही पैशनेट, एक अर्जेंट कॉल टू एक्शन है, जो एक बहुत बड़े खतरे की भावना को जाहिर करता है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम लेख की कार्रवाई की मांग को एक तरफ रखकर एक न्यूट्रल नजरिए से देखें, तो सवाल ये उठता है कि जब सिस्टम से भरोसा उठ जाता है, तो इस राजनीतिक मोहभंग की असली कीमत क्या होती है।